हेलो स्टूडेंट, पहले के वीडियो में हमने आपको समझाया था कि श्री राम शर्मा ने स्मृति पाठ में उन्होंने अपने बाल्यावस्था की एक सजीव चित्रण बताया है, एक कहानी बताई है। अभी हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। तो आप देखिए कि सन 1908 की ये बात वो बता रहे हैं और मैं इस पाठ को आपको एक स्टोरी के रूप में बताऊंगी। तो आप ध्यान से इस पैराग्राफ को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1908 की बात बता रहे हैं और दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होता है, आखिरी के दिन या जनवरी के प्रारंभ। उनको भी पूरी तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि ठीक से दिन याद नहीं। चिल्ला जाड़ा में बहुत तेज सर्दी पड़ रही होती है। 2-4 दिन पहले क्या बूंदाबांदी मीन्स हल्की बारिश हो जाती है, इसलिए बहुत तेज ठंड बढ़ जाती है, भयंकरता में ठंड बढ़ जाती है। शाम के 3:30 या 4 जैसी बजे होंगे, मतलब उस 3:30 और 4 बजे के बीच का टाइम है। सभी मतलब कई साथियों के साथ वो क्या कर रहे थे, मैं मिस वे झरबेरी के बेर तोड़ रहे थे। सर्दियों के समय में बहुत सारी झरबेरियाँ तैराई थी और छोटे छोटे लाल रंग के जो बेर लग जाते हैं वो बच्चे तोड़कर खूब खाते हैं। गांव के पास एक आदमी आकर के उनको बुलाता है, पुकारना मिस बुलाता है जोर से, भाई तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, ऐसा वो बोलता है। वो घर की तरफ चलने लगते हैं और छोटा भाई भी उनके साथ हो लेता है। अब जो उनके बड़े भाई साहब हैं वो कैसे हैं, मतलब वो बड़े बड़े भाई साहब बहुत उन्हें उनका बहुत डर लगता है और क्या करते हैं, वे बहुत सहम जाते, डर जाते हैं, चलते रहते हैं और सोचते हैं पता नहीं कौन सा कसूर बन पड़ा जो डरते डरते वो घर में घुसते हैं। आशंका में किसी चीज़ का डर है, उनको भय है। अब यहाँ पे देखो, जो भी आपको जो मैं मीनिंग बताऊँगी, जैसे चिल्ला जाड़ा का मीनिंग नीचे दिया है और आशंका का मीनिंग भी नीचे दिया है। ये आपको मीनिंग आपको यहाँ पर दिखते चले जाएंगे, इधर आपको दिखेंगे। चिल्ला जाड़ा, कड़ी सर्दी, इसका डर है, ये मीनिंग आपको दिखते हुए मिलेंगे आपको। अब वो डरते हुए जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं कौन सी गलती, अपराध की पेशी में पता नहीं कौन सी गलती की वजह से हमको डांट पड़े। लेकिन जैसे ही वो आंगन में घुसते हैं तो क्या देखते हैं, उनके जो भाई साहब हैं वो तो पत्र लिख रहे हैं। तो उन्हें एकदम पिटने का या मार खाने का डर दूर हो जाता है और भाई साहब उन्हें देखते हैं और बोलते हैं, देखो भाई, मक्खनपुर के डाक खाने में जाकर इन चिट्ठियों को डालाओ, तेज़ी से जाना, क्योंकि शाम की डाक से चिट्ठियाँ निकल जाएं। पहले के टाइम में क्या थे, चिट्ठियाँ 2 टाइम निकलती थी। पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि हर चीज़ मेल से भेज दें या हम मोबाइल के मैसेज से भेज देते, फटाफट कर देते ना, तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो 9 बजे के करीब चिट्ठियाँ निकलती थी और शाम के 4 बजे निकलती थी। और ये उन्होंने बोले ये बहुत ज़रूरी, उनको पता चल जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण, इनमें कोई संदेश भेजा जा रहा है, तो ऐसा उन्होंने कहा है। इस तरह की वो चल देते हैं। जाड़े के दिन रहते ही हैं, जिस पर इतनी तेज़ हवा चलती रहती है तो उसके प्रकोप से कपकपी मीन्स बहुत तेज़ ठंड हो जाए, दांत बजने वाली हवा। मज्जा, यहाँ मज्जा है ना, मज्जा का मीनिंग दिया है हड्डी के भीतर का मुलायम पदार्थ, मीन्स हड्डी के अंदर का मुलायम पदार्थ भी ठिठुर जाए, इतनी तेज ठंड, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी। उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने क्या किया, उनके कानों को धोती से बांध दिया और भुनाने में कोई चीज़ अनाज भुनवाने के लिए, क्या ना, भुनवाना के लिए उनको थोड़े चने उनकी धोती में बांध दिए, एक दूसरी कपड़े में। तब उस धोती का प्रयोग किया जा रहा है, कोई कपड़ा है लंबा सा, उसमें उन्होंने बांध दिया है। और क्या करते हैं, दोनों भाई, वो और छोटे भाई, आराम से डंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। और बमूल के डंडे से उन्हें जितना, उस समय बमूल का उनके पास एक डंडा रहता है, वो उन्हें उतना ज़्यादा प्यारा होता है जितना आज के टाइम पे, मतलब जब उन्होंने लिखा है तो उसके समय उन्हें एक राइफल से भी उतना मोह नहीं था, क्योंकि वो डंडा उनका जीवंत उदाहरण था। जो भी वो काम चाहते थे उस डंडे से हो जाया करते थे। उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं। मेरा डंडा मतलब उनका डंडा अनेक सांपों का नारायण वाहन, मतलब कितने भी विस्तर बड़े बड़े सांप थे तो वो उनको उन्होंने उससे मार गिराया था। लेखक जो है ना, मझले भाई रहते हैं और उस समय उनकी उम्र 11 साल होती है और उनके एक बड़े भाई होते हैं और उनके जो छोटे भाई की उम्र होती है वो 8 साल होती है। ये जो उन्होंने बाल्यावस्था की कहानी का चित्रण, सजीव चित्रण बताया है, वो 11 साल की उम्र का है। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को जिया और कौन कौन से खतरों का सामना किया। अब मक्खनपुर वो चल देते हैं तो गांव में क्या है ना, गांव के और स्कूल और गांव के बीच में जो भी
पेड़ आ रहे हैं तो उनमें क्या है, वो प्रतिवर्ष उन पेड़ों में आम झुरते थे। मीन्स क्या करते हैं, आम को तोड़ते हैं। इस कारण उनका डंडा उनको सजीव प्रतीत होता था और वो खुश होकर, प्रसन्न वदन में खुश होकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या करते हैं, चिट्ठियों को टोपी में रख लेते हैं। जो उन्होंने कुर्ता धोती पहना था उसमें जेब नहीं थी और वो अक्सर टोपी में ऐसी चीज़ें रखा करते थे। अब वो दोनों भाई उछलते हुए गांव के 4 फरलांग मतलब कुएँ के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ वही जो वर्णन है सांप का भयंकर वर्णन दिखाया गया है कि उस कुएं में पता नहीं कैसे एक सांप पड़ा हुआ था। वो कच्चा कुआं रहता है और 24 हाथ गहरा रहता है, ना तो उसमें पानी था। सांप पता नहीं किसी वजह से गिर गया था, लेकिन जो बालमन का स्वभाव है वो उनका यहाँ पर बताया गया है कि हमारा उनके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने पहले ही बता रहे हैं कि 2 महीने पहले उनको पता चलता है। बच्चे जो शरारती नटखटी होते हैं और उनके साथ जो बानर टोली चलती है उसके लीडर वही होते हैं। एक दिन क्या करते हैं कि वो स्कूल से लौटते रहते हैं, तभी क्या देखते हैं, कुएं में उझकने में झाँकने की ऐसी इच्छा जागती है कि इसमें क्या है। तो वो झाँकते हैं, सबसे पहले झाँकने वाले वही होते हैं और कुएं में झाँक कर जैसे टेला फेंकते हैं तो उसकी एक आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि आती है। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कुएं में बोलकर खुद की भी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। प्रतिध्वनि में जैसी हम आवाज़ बोलते हैं वैसी दूसरी तरफ से आवाज़ एक आती है। जैसे ही वहाँ डेला वो फेंकते तो क्या होता है कि वहाँ से उस तरह की आवाज़ नहीं पर एक अलग तरह की आवाज़ आती है। फुसकार मीन्स एक सांप की फुसकार की आवाज़ आती। तो सारे बच्चे एकदम ऐसे सहम जाते हैं जैसे कि एक हिरणों का जो झुंड हो किसी कुत्ते की आवाज़ को सुन करके एकदम चुपचाप खड़ा हो जाए। एक किलोले किलोले मतलब एक हिरन का झुंड एकदम दौड़ता हुआ किलोले मारता हुआ आ रहा है मृग समूह, लेकिन कुत्तों की आवाज़ सुन के चकित हो जाए, एकदम खड़े हो जाए। इसी तरह से वो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। उसके उपरांत क्या था, उसके बाद सभी ने उछल कूद के एक एक डेला सबने फेंका, लेकिन सांप से क्रोधपूर्ण मतलब सबके डेले से एक ही तरह की फुसकार सुनाई देती है। अब तो क्या उन बच्चों का हर दिन ऐसा बन गया, नियम बन गया है कि जब भी वो गांव से मक्खनपुर की तरफ जाते हैं तो बस कुएं में डेले फेंकते जाते हैं और फुसकार सुनते हैं और फिर खुद भी हंसते हैं। और जिसमें डेला फेंक कर सबसे पहले जो जाते थे वो खुद ही रहते हैं। अब क्या करते हैं, टोपी को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और डेला फेंक देते हैं। उस समय टोपी पहनने का भी एक अच्छा रिवाज हुआ करता था। एक रोज़ाना की आदत हो जाती है और उसकी फुसकार की आवाज़ सुन लेना और उसके बाद में क्या उनको ऐसा लगता था उन्होंने बहुत अच्छा कोई काम किया है। इस तरह की वो बातें सुनते हैं, काम करते हैं और हर दिन का एक नियम बन जाता है। वो आगे आगे काम करते हैं, छोटा भी भाई भी वैसा ही उनकी तरफ उनकी जैसे ही काम करता है। कुएं की ओर वो बढ़ते हैं। अब इसलिए जैसे ही वो दोनों कुएं के पास से निकले और वहाँ डेला जैसे फेंक कर पहुँचते तो फुसकार की प्रवृत्ति वो सुनते हैं और उनका जो छोटा भाई होता है वो उनके पीछे पीछे। अब छोटा भाई उनको किस तरह से हो लेता है, जैसे मृग शावक मतलब उनको अपने बोलते हैं कि अपने आप को हिरन समझ रहे हैं और मृग शावक में एक छोटा बच्चा हिरन का जैसे अपने माँ के पीछे पीछे चलता रहता है। कुएं के किनारे जैसे डेला उठाते हैं और टोपी को वो जैसे ही हाथ में उतारते तो क्या होता है, हर दिन तो टोपी में कुछ रखा नहीं रहता है, लेकिन आज उनकी टोपी में चिट्ठियाँ रखी थी। तो जैसे ही टोपी हाथ में लेते हैं और डेला फेंकते हैं तो जो चिट्ठियाँ होती हैं तीनों वो चकरा के चक्कर मारती हुई कुएं में गिरती हुई दिखाई देती हैं। अब तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब वो बिजली सी गिर जाती नहीं, बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं मारी, उसको डेला लगा या नहीं लगा, इसे उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। और क्या देखते हैं, जो चिट्ठियाँ हैं वो नीचे गिरती हुई दिखाई देती हैं। अकस्मात जैसे ऐसा लगता है कि घास से चढ़ते हुए जो हिरन होते हैं ना, उनको कोई गोली मार देता है और उनकी आत्मा निकल जाती है, ऐसा उनको फील होता है। उनका मन तड़पता रह जाता है। लेकिन वो टोपी में से जो चिट्ठियाँ वो तो निकल गई, लेकिन अब क्या होता है, उनकी जान से तो निकल जाती है। गिरती हुई चिट्ठियों को झपटते भी हैं लेकिन चिट्ठियाँ उनके हाथ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है और उसको बार बार हमला करता है। अब वो बहुत परेशान है, पहुँच से बाहर हो चुकी थी। अब उनको पकड़ने और घबराहट में स्वयं ऐसा उनको लगता है कि ऐसा ना होता कि कहीं वो
खुद ही कुएं में ना गिर गए होते। अगर वो अपने आप को नहीं संभालते तो शायद वो खुद भी कुएं में गिर जाते। लेकिन अब उनकी जो मजबूरी है वो बहुत, वो परेशान हो रहे हैं। कुएं की पाट पर बैठे क्या है, दोनों भाई रोते हैं। छोटा भाई ढांडे मार के, मीन चिल्ला चिल्ला के रोना, और वो चुपचाप रोते। किस तरह से रो बताया है कि जिस तरह पतीली में उफान आता है, कोई पानी तो उसका ढक्कन उठ जाता है और आंसू गिर जाते हैं, पानी गिर जाता है। इसी तरह उनकी आंखें जो पतीली जैसी होगी, उनमें आंसू भरे और जैसे आंखें बंद कर टपक जाते हैं। उद्वेग में विचलित होना, बहुत घबराए हुए हैं। अब इस तरह के उनके मन के जो भाव है ना, इस तरह से वो प्रकट कर रहे हैं। अब किसी को बता भी नहीं पा रहे। कपोल मीन्स गाल, उनके गालों पर आंसू फिसलते चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसी दुख की घड़ी में अपनी माँ की याद आती है। सोच रहे हैं कि अगर मैं बता दूं, अपनी माँ अगर मिल जाए तो बता दूं कि देखो भाई, चिट्ठियाँ तो गिर गई हैं। और वो ऐसा बोल दें, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, दूसरी चिट्ठियाँ लिख जाएंगी। और तबीयत कर, उनका मन ऐसा करता है कि और माँ को सारी बात बता दें और सारी समस्या हल हो जाए। लेकिन करें क्या, फिर वो एक बार सोचते हैं कि ऐसा करूं कि चिट्ठियों में, जो चिट्ठियाँ वहाँ पर मिट्टी डाल दूं और सारी चिट्ठियाँ ढक जाएंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, वहाँ झूठ बोल देंगे। लेकिन उन्हें झूठ बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि उस समय जो था, इस तरह का घरों का माहौल था कि बच्चे इस तरह के बहाने नहीं बनाते थे। अब घर लौटकर अगर सच बोलते हैं तो रुई की तरह धुनाई होती, में बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। और जैसा आपने देखा हो, गद्दा रजाई साफ़ करते तो कैसे लकड़ी डंडे से पीटते हैं उसकी गंदगी निकालने के लिए। और मार के डर से उनका शरीर जो है ना डर जाता है, बहुत ज़्यादा वो डरे हुए हैं। और अगर सच बोलते हैं तो क्या करते हैं कि जो झूठ बोलकर चिट्ठियाँ, सच बोलते हैं तो मार पड़ती है। तो अगर सच बोलकर पिटने के भाव से वो झूठ बोलना चाहते हैं तो क्या सोचते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी उन्होंने, भाई ने उनसे बहुत सोच समझ के उन्हें दी थी, अगर उसे, तो वो भी उनके जो मन में बोझ दबा रहेगा, मिले वो पश्चाताप करेंगे। इस तरह वो 10-15 मिनट तक सब सिसक कर रो रहे हैं। इसी सोच विचय में उनके 10-15 मिनट कट जाते हैं। देर हो रही थी। उधर के दिन का बुढ़ापा में शाम होने को चल रही थी। अब वो बोले कहीं भाग जाएं, कहीं छुप जाएं। इस तरह के विचार आ रहे उस से बचने के लिए। और जिम्मेदारी की दुधारू तलवार, मतलब दोनों तरफ से धारदार तलवार उनके कलेजे पे फिर रही। मीन्स उन्हें इतनी, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, सच भी नहीं बता पा रहे और झूठ भी नहीं बता पा रहे हैं। इस तरह के उनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा सब। अगला अब हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे।